हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताएं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का स्वरूप, व्यक्तिगत विभिन्नता विशेषण, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का स्वरूप। व्यक्तिगत भिन्नता के सर्वप्रथम अध्ययन कचरे जिन्हें दिया जाता वह गोल्टन। सर्वप्रथम 19वीं सदी में सर फ्रांसिस सी गोल्टन का अध्ययन व्यक्तिगत भिन्नता के अध्ययन की ओर किया। जब वे वर्षों पर कार्य कर रहे थे 20वीं सदी में कट्टर आदि वैज्ञानिकों ने इस विषय पर विस्तार से कार्य किया। इसके तरह आजकल हम व्यक्तिगत भिन्नताओं को व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के किसी भी मापे जाने योग्य पहलुओं को सम्मिलित करते हुए समझते हैं। टालर मापी की जाने वाली भिन्नताओं के अस्तित्व को शारीरिक आकार, आकृति, दैहिक कृत्य, गमक क्षमता, वृद्धि, निष्पत्ति, ज्ञान, रुचियों, अभिव्यक्तियों या व्यक्तित्व के लक्षणों के रूप में प्रदर्शित किया गया है। जेम्स ड्रेवर उस समूह से मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्य के रूप में भिन्नता या अंतर को व्यक्तिगत भेद कहते हैं। गैरिसन अन्य बालकों की विभिन्नताओं के मुख्य कारणों को पढ़ना, बुद्धि, परिपक्वता, पर्यावरण संबंधी उद्दीपनों की विभिन्नताओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, सभी में पाए जाते हैं, जैसे बुद्धि स्तर में, अभिव्यक्ति में, वायु योग्यता में। व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है? अभिभावक बालक संबंध नहीं है। फिर है व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक। आनुवंशिकता पर यह देखा गया है कि संतान अपने माता पिता से गुणों को ग्रहण करती है। व्यक्तिगत भिन्नता के इस स्वरूप के दो भेद हो सकते हैं: अंतरा व्यक्तिक भिन्नता इंट्रापर्सनल, अंतर्व्यक्तिक भिन्नता इंटरपर्सनल। वातावरण व्यक्तिगत भिन्नता पर व्यक्ति के भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, संवेगात्मक परिवेश का प्रभाव पड़ता है। इसके अंतर्गत समवयस्क समूह, शिक्षक, माता पिता, परिवेश के व्यवहार का प्रभाव भी सम्मिलित है। प्रजातीय और राष्ट्रीयता विभिन्न प्रजातियों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक भिन्नता देखने को मिलती है। यह भिन्नता राष्ट्रीयता के आधार पर भी दृष्टिगत होते हैं। आयु के बढ़ने के साथ व्यक्ति का विकास प्रभावित होता है। इसका प्रभाव उसकी बुद्धि पर भी देखने को मिलता है। यह विशेषता व्यक्तिगत भिन्नता उत्पन्न करती है। परिपक्वन के आधार पर व्यक्ति में व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिलती है। लिंग यह एक आनुवंशिक विशेषता है जिसके आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। देखा गया है कि पुरुष शारीरिक रूप से सबल होते हैं, वहीं महिलाएं कोमलांगिनी होती है। पुरुष स्वभाव से उग्र होते हैं, वहीं महिलाएं सहनशील होती है। आर्थिक स्थिति व शिक्षा व्यक्ति के आर्थिक परिवेश व शिक्षा के आधार पर भिन्नता दृष्टिगत होती है। स्वास्थ्य भी व्यक्ति में भिन्नता उत्पन्न करने में अहम भूमिका निभाता है। गत्यात्मक योग्यता गति संबंधित योग्यताओं के चलते व्यक्ति में व्यक्तिक भिन्नता देखने को मिलती है। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को कुशलतापूर्वक कर लेते हैं, कुछ को उसे करने में परेशानी होती है। पृष्ठभूमि विभिन्न व्यक्ति की विभिन्न पृष्ठभूमियों से आते हैं जिसके आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता दृष्टिगत होती है। पृष्ठभूमि का आधार निवास स्थान, जाति, समाज, क्षेत्र आदि के अंतर्गत व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिलती है। मानसिक विकास का प्रभाव चिंतन, कल्पना, अभिव्यक्ति, तर्क, बुद्धि आदि के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता दृष्टिगत होती है। संवेगों का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति में संवेगों के समूह का अलग अलग स्तर होता है जिसमें उसमें भिन्नता देखने को मिलती है। विशेष योग्यताएं प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य योग्यताओं के अतिरिक्त कुछ विशेष योग्यताएं होती है जिनके आधार पर व्यक्ति में व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिलती है। ग्रहण शक्ति मनोवैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध हुआ है कि विभिन्न व्यक्तियों में ग्रहण शक्ति अलग अलग स्तर की होती है जिसका प्रभाव व्यक्तिगत भिन्नता पर पड़ता है। व्यक्तित्व प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है जिसके आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता दृष्टिगत होती है। व्यक्तित्व व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं। विचलनशीलता, प्रतिमानता व्यक्तिगत भिन्नता का स्वरूप। विभिन्नता, विचलनशीलता, वेरिएबिलिटी व्यक्तियों के शील गुणों से भिन्नता देखने को मिलती है। पर सामान्यतः प्रतिमानता, नॉर्मेलिटी व्यक्ति के समूह में यदि किसी शील गुण को मापा जाए तो ऐसे लोग बहुत कम होंगे जिनमें वह कम या ज़्यादा होगा, बाकी लोगों में वह सामान्य स्तर पर ही होगा। वृद्धि की विभेदीय दर डिफरेंशियल रेट ऑफ ग्रोथ व्यक्ति विभिन्नता के परिणाम स्वरूप वृद्धि की दर में भिन्नता पाई जाती है। फिर है अधिगम की विभेदीय दर डिफरेंशियल रेट ऑफ लर्निंग व्यक्तिगत भिन्नता का प्रभाव सीखने की दर पर भी पड़ता है। शील गुणों के मध्य संबंध इंटर रिलेशन बिटवीन ट्रेड्स व्यक्तिगत भिन्नता में किसी एक शील गुण का अंतर अन्य पर भी प्रभाव डालता है। आनुवंशिकता और वातावरण हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट व्यक्तिगत भिन्नता पर आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से सामान्य निम्न में से कौन सा कथन सही है? यदि विद्यार्थी का बौद्धिक स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। फिर व्यक्तिगत
व्यक्ति की बुद्धि निसंदेह उसके निष्पादन को प्रभावित करती है, जो सीधे सीधे उसकी उपलब्धि पर प्रभाव डालता है। किंतु फिर भी समान बुद्धि होने पर भी बुद्धि उपलब्धि में भिन्नता हो सकती है, क्योंकि उपलब्धि कई अन्य पर्यावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित हो सकती है। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत का अनुसरण करता है, किंतु फिर भी कुछ पक्षों में समानता देखने को मिल सकती है। जैसे दो व्यक्तियों की लंबाई बराबर हो, व्यक्तिगत भिन्नताओं में प्रतिमानता देखने को मिलती है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का वक्र एक और झुका हुआ नहीं होता। जैसे बुद्धिलब्धि वक्र व्यक्तिगत भिन्नताओं में आनुवंशिकता एक कारक हो सकता है, किंतु और भी कई कारक हैं जो व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रभावित करते हैं। फिर है प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में निम्न से क्या मददगार साबित नहीं होता। बुद्धि भिन्न भिन्न प्रजातियों में भिन्नताएं दृष्टिगत होती है। यह भिन्नताएं भौगोलिक, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक स्तर पर होती है। ऐसे में संभव है दो प्रजातियों की मूल्य व्यवस्था, वैल्यू सिस्टम, संप्रेषण का तरीका, अधिगम की प्रक्रिया एक दूसरे से भिन्न हो, किंतु एक प्रजाति की बुद्धि दूसरी प्रजाति से कम हो, ऐसा हम प्रामाणिक रूप से नहीं कह सकते। व्यक्तिगत भिन्नता में शिक्षण एक अध्यापक किसी भी समूह में समवाय आधारित व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझ सकता है, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। यदि व्यक्तिगत भिन्नता समुदाय पर आधारित है तो स्वाभाविक है बालकों के संप्रेषण के माध्यम में भिन्नता दृष्टिगत होगी। संप्रेषण की यह भिन्नता भाषा एवं अभिव्यक्ति के माध्यम से समझी जा सकती है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती? बच्चों को स्वास्थ्य के लिए छोड़ देना। उपयुक्त भाषण में बच्चों को स्वास्थ्य के लिए छोड़ देना व्यक्तिगत भिन्नता की स्थिति में उचित निर्णय नहीं है, क्योंकि इससे कक्षा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकती। उदाहरण के तौर पर किसी कक्षा में प्रतिभाशाली और पिछड़े हुए दोनों प्रकार के बालक पढ़ते हों तो स्वाध्याय से दोनों अधिगम की प्रक्रिया का समान क्रियान्वयन सुचारू रूप से नहीं हो सकता। व्यक्तिगत भिन्नता में शिक्षण कक्षा का सीमित आकार, छात्रों की संख्या अधिक होने से शिक्षक उनके साथ व्यक्तिगत संवाद स्थापित नहीं कर पाता था। छात्रों का वर्गीकरण व्यक्तिक भिन्नता के आधार पर होना चाहिए। पाठ्यक्रम का निर्माण व्यक्तिक भिन्नता के ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्धारण और शिक्षण विधि का चयन। छात्रों की आवश्यकता के आधार पर शिक्षण विधि का चयन करना। बालक बालिका की अभिरुचि के आधार पर बालक या बालिका की अभिरुचियों के अंतर में समझते हुए शिक्षा होनी चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक शिक्षा देना। गृह कार्य व्यक्ति की रुचि, अवदान, योग्यता के अनुसार गृह कार्य देना। फिर है चैप्टर 10 अधिगम की कठिनाइयाँ। अधिगम की कठिनाइयाँ RPW 1 2016 अधिगम की कठिनाइयाँ है। अधिगम की निर्योग्यता का लक्षण है अवदान संबंधी बाधा या विकार। अधिगम निर्योग्यताओं वाले बालकों में परिक्रमण संबंधी नियमों में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है? संख्या एवं संबंधित सूचनाओं को याद रखने में, समय एवं दिशा की समझ, वर्तनी वाचन एवं गणना में कठिनाई, सामान्य बुद्धि एवं अच्छे अनुकलनात्मक योग्यता विशेषता है। अधिगम की निर्योग्यता बालकों की। अधिगम निर्योग्यता शब्द स्वयं में स्पष्ट करता है कि यह एक ऐसी परिस्थिति है जहाँ व्यक्ति को अधिगम सीखने में कठिनाई होती है, समस्या होती है। यह जन्मजात अथवा किसी चोट या दुर्घटना के कारण हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ऐसे बालकों में कोई शारीरिक मानसिक बीमारी हो, बस इन्हें सूचना, तथ्यों आदि को समझने में आमजन की अपेक्षा ज़्यादा समय लगता है, अर्थात यह रोग नहीं है। फिर है इस प्रकार के बच्चे ना तो आलसी होते और ना ही मूर्ख होते हैं। यह बुद्धिलब्धि की कमी भी हो नहीं है, यह बस कुछ ऐसे कारण हैं जिनके वजह से बालक एक होकर ध्यान नहीं लगा पाते और सामान्य बालकों की निष्पादन नहीं कर पाता। यह परिवर्तन या अवसर वेरिएबल स्टेट है और इस पर धीरे धीरे नियंत्रण किया जा सकता है। अभिषेक बच्चन, विल स्मिथ, बिल गेट्स, आइंस्टाइन जैसे कई मशहूर व्यक्तित्व जो अपने बाल्य विकास में अधिगम निर्योग्यता से ग्रसित थे। में विकृति की माप की जाती है। ध्वनि की मात्रा के मापन के लिए डेसिबल इकाई होती है। इसका मान एक निश्चित संदर्भ बिंदु के लिए तरंग तीव्रता लोगरिथमिक उत्पाद है। फिर डिस्लेक्सिया मस्तिष्क की रचना तथा कृत्य के विभेदन का परिणाम होता है। निम्न में से कौन सा डिस्लेक्सिया की विशेषता नहीं है? तो सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। फिर है डिस्लेक्सिया एक तरह की अधिगम निर्योग्यता है जिसके अंतर्गत बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है। रीडिंग डिफिकल्टी लक्षण है भाषाई विकास में देरी, नए शब्दों को सीखने में कठिनाई, ब्लैकबोर्ड से नोटबुक में कॉपी करने में कठिनाई। इसका असर बालक के पढ़ने लिखने और स्पेलिंग बोलने की क्षमता पर भी पड़ता है। एक अधिगम की विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है डिस्ग्राफिया।
डिसग्राफिया या बालक की लेखन संबंधित योग्यता है जिसमें उसे लिखने में कठिनाई होती है, राइटिंग डिफिकल्टी। फिर यह लक्षण है पेंसिल पकड़ने में कठिनाई, ग्रिप बनाना, लिखे हुए अक्षर में असंगतता, बड़ी व छोटी एबीसीडी, बार बार रबड़ का इस्तेमाल करना, शब्द को लिखने में स्पेस का सही इस्तेमाल न करना, एक अक्षर पर दूसरा अक्षर लिख देना, अधिक काट छांट, शब्द लिखते लिखते बीच में अक्षर का लोप, डिस्कुलेलिया। वह अधिक योग्यता जहाँ बालक को गणित को समझने में कठिनाई हो, मैथमेटिक या कैलकुलेशन डिफिकल्टी। लक्षण गणित की समस्या जैसे जोड़, बाकी, गुणा, भाग न हल कर पाना, संख्यात्मक तथ्य जैसे पिन कोड, फोन नंबर आदि याद रखने में कठिनाई, गणित की संख्या और शब्द में तादात्म्य में न बिठा पाना जैसे 7 और 7, घड़ी देखने, पेंशन गिनने में समस्या, लंबाई, दूरी, ऊंचाई जैसे संपत्तियों को समझने में कठिनाई। डिस्पलेक्सिया यह एक ऐसी योग्यता है जहाँ बालक के मांसपेशियों के बीच में समन्वय का अभाव हो। लक्षण संतुलन बनाने में कमी, हाथ आंखों के बीच समन्वय की कमी, सीढ़ी चढ़ने, जूतों के लेंस बांधने, शर्ट की बटन बंद करने में समस्या, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल से जुड़ी गतिविधियों में समस्या, फाइन मोटर स्किल, पेंसिल पकड़ने में समस्या। निम्न में से कौन सा संलिप्तता ऑटिज्म का लक्षण है? ऊपरी लिखित सभी है। कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार, कमजोर संप्रेषण, 1-5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी तथा असामान्य व्यवहार को बार बार करता है। इस तरह का लक्षण किस चीज का प्रतीक है? शैशव संलीनता। निम्न में से कौन सा भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? संलीनता। ऑटिज्म यह एक ऐसा विकासात्मक विकार है जो व्यक्ति के संप्रेषण कौशल पर असर डालते हैं कि व्यक्ति समाज में कैसे पेश आता है, सामाजिक व्यवहार व संपर्क। यह व्यक्ति के संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। लक्षण है दोहरावयुक्त व्यवहार, रिपीटेटिव बिहेवियर, बातचीत में असमर्थता, सीमित शौक, संप्रेषण की कमी, सामाजिकता का अभाव, अत्यधिक प्रकाश एवं ध्वनि के प्रति संवेदनशीलता। फ एवं व, म एवं न अक्षरों की ध्वनियों में अंतर न कर पाना अधिगम की समस्या से संबंधित है। परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण की। इस तरह के विकार में फोनेटिक अथवा फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर कहा जाता है। यह समस्या दृश्य व श्रव्य पर हो सकती है, जहाँ व्यक्ति पढ़े अथवा सुने हुए अक्षर के पूर्व अधिगम के आधार पर व्याख्या न कर पाए अथवा उचित अर्थ न प्रदान कर पाए। उदाहरण तो बालक स और श की ध्वनि को न समझ पाए और कालांतर इसके उच्चारण में भी उसमें यह कमी देखने को मिले। यह अंतर नहीं कर पाना सीधे सीधे ध्वनि के प्रत्यक्षीकरण से संबंधित है। किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा यह ज़्यादा बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था कहलाती है। एनोरेक्सिया नर्वोसा डाउन सिंड्रोम का कारण है। बहुतीव्र गुणसूत्रता। एनोरेक्सिया नर्वोसा खुद को भूखा रखने की प्रवृत्ति। बुलिमिया अनियंत्रित खाना खाने के पश्चात व्यक्ति इससे छुटकारा पाने के लिए स्वप्रेरित वमन करता है। डाउन सिंड्रोम गुणसूत्र के 21वें जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र की वजह से बालक आनुवंशिक दोष से ग्रसित हो जाता है। इसे ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति छोटे कद, छोटे गोल सिर के होते हैं, मुंह आंशिक रूप से खुला रहता है और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। डेलिरियम ट्रेमेंसस शराब छोड़ने की प्रक्रिया में व्यक्ति में उठती तलब, बीजे ईटिंग आवश्यकता से अधिक लगातार खाते रहने की स्थिति। ADHD का अर्थ है तो है ध्यान विकार वाले बालक। कुछ अन्य विकार एफेजिया भाषा व वाचन संबंधी विकार, स्पीच एंड लैंग्वेज। यह मस्तिष्क के ब्रोका और रेने के भाग से जुड़ा होता है। डिस्मोर्फिया जहाँ व्यक्ति अपने ही शरीर की किसी अंग को लेकर हीन भावना से ग्रसित होने लगे। अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD यह बालकों में पाए जाने वाला ऐसा विकार है जिसके अंतर्गत वह किसी वैसे वस्तु पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और उसके साथ अत्यधिक सक्रिय होता है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित है। अवधारणा का अभाव, अति सक्रियता, टिक कर नहीं बैठना, एकाग्रता की कमी। निम्न में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए उत्तरदायी है? निकट दृष्टि, मायोपिया, नज़दीक का साफ दिखाई नहीं देना, दूर का नहीं। नज़दीक का साफ दिखाई देना, दूर का नहीं। दूरदृष्टि, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरोपिया, दूर का साफ दिखाई देना, नज़दीक की नज़र कमज़ोर होना। जरा दूरदर्शिता, डिप्लोपिया, इस बाधिता में व्यक्ति को निकट दृष्टि व दूरदृष्टि दोष एक साथ होते हैं। कौन सा रोग वंशानुगत है? वह है फिनाइलक्यूटोनुरिया। यह बीमारी भी अलिंग गुणसूत्र 12 में अप्रभावी उत्परिवर्तन के कारण है।
मानव में यह रोग फिनोल एनालिन नामक अमीनो एमिल के टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल में परिवर्तन करने वाले एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की अनुपस्थिति के कारण होती है। एड्स ये एक वायरस जनित रोग है जो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस के कारण होता है। इसके अंतर्गत प्रतिरोधी क्षमता कम होने के कारण अन्य रोगों के संक्रमण का खतरा टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं कम हो जाती है। यह असुरक्षित यौन संबंधों के कारण रक्त लेते समय और इंजेक्शन लगवाते समय दूसरी सुई से संक्रमित मां से गर्भ में पल रहे बच्चों को संक्रमित ब्लेड उस तरह आदि धारदार उपकरणों से हो सकता है। पार्किंसन यह एक तंत्रिका तंत्र डिसऑर्डर है। यह बीमारी अक्सर 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों में होती है। इसके लक्षणों में शरीर में कंपन, अंगों की गति धीमी हो जाना, मांसपेशियों का कठोर हो जाना, संतुलन में परेशानी और बोलने में परेशानी। इस रोग के लिए इलाज नहीं है, लेकिन इसके लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है। गति विषयक दिव्यांगता सुनिश्चित गतिविधियों को करने में किसी व्यक्ति की असमर्थता तो स्वयं और वस्तुओं की गतिशीलता से संबंधित, जिसका परिणाम पेशी, कंकाल और तंत्रिका प्रणाली या दोनों में पीड़ा है। जिसके अंतर्गत का कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कुष्ठ से रोग मुक्त हो गया किंतु निम्नलिखित से पीड़ित है। हाथ या पैरों में सुग्राहीकरण का हाश और आंशिक घात किंतु व्यक्ति विरूपता नहीं है। व्यक्त विरूपता और आंशिक घात किंतु उसके हाथ और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता है और जिसमें वह सामान्य व्यावसायिक क्रियाकलापों में लोग रहने के लिए सक्षम है। फिर है अत्यंत शारीरिक विरूपता के साथ साथ बुद्धि जो उसे लाभप्रद व्यवसाय करने से निवारित करती है। और कुछ रोग मुक्त व्यक्ति पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा, पर मस्तिष्क घात से कोई गैर परमुगामी तंत्रिका स्थिति का समूह अभिप्रेत जो शरीर के संचलन को और पेशियों के समन्वय को प्रभावित करती है, जो मस्तिष्क के एक या अधिक विनिर्देशित क्षेत्रों में क्षति के कारण उत्पन्न होता है और जो साधारणतः जन्म से पूर्व, जन्म के दौरान या जन्म के तुरंत पश्चात होता है। बौनापन से कोई चिकित्सीय या आनुवंशिक दशा विपरीत है, जिसके परिणाम स्वरूप किसी वयस्क व्यक्ति की लंबाई 4 फीट से 10 इंच 147 सेंटीमीटर या उससे कम रह जाती है। पेशीय दुपोषण से वंशानुगत आनुवंशिक पेशीय रोग का समूह अभिप्रेत है जो मानव शरीर को संचालित करने वाली पेशियों को कमजोर कर देता है और बहुदुष्पोषण के रोगी व्यक्तियों के जीन में वह सूचना अशुद्ध होती है या नहीं होती है जो उन्हें उस प्रोटीन को बनाने से निवारित करती है जिसकी उन्हें स्वस्थ पेशियों के लिए आवश्यकता होती है। इसकी विशेषता प्रोग्रामिक कंकाल पेशी की कमजोरी, पेशीय प्रोटीन में त्रुटि और पेशीय कोशिकाओं और टिश्यूओं की मृत्यु है। तेजाबी आक्रमण पीड़ित से तेजाब या समान संचारित पदार्थ को फेंककर किए गए हिंसक हमले के कारण विद्रूपित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है। दृष्टिगत हास अन्यथा से ऐसी दशा विपरीत है जिसमें सर्वोत्तम सुधार के पश्चात व्यक्ति में निम्नलिखित स्थितियों में से कोई एक स्थिति विद्यमान होती है। दृष्टि एक अपूर्णता अभाव या सर्वाधिक संभव सुधार के साथ बेहतर आंख में दृष्टि सुतीक्ष्णता 3/60 से कम या 3/200 स्नेलन से कम या 10 डिग्री से कम के किसी कोण पर कक्षा अंतर्दृश्य के क्षेत्र की परिसीमा निम्न दृष्टि से ऐसी स्थिति अभिप्रेत है जिसमें व्यक्ति की निम्नलिखित में से कोई एक स्थिति होती है। बेहतर आंख में सर्वाधिक संभव सुधार के साथ 6/18 से अत्यधिक या 20/60 से कम से 3/60 तक या 10/200 स्नेलन तक दृश्य सुतीक्ष्णता या 40 डिग्री से कम से 10 डिग्री तक की कक्षांतरित दृष्टि की क्षेत्र परिसीमा। श्रवण शक्ति का ह्रास बधिर से दोनों कानों में समान आवृत्तियों में 70 डेसिबल श्रव्य ह्रास वाले व्यक्ति अभिप्रेत है। ऊंचा सुनने वाला व्यक्ति से दोनों कानों से समान आवृत्तियों में 60 डेसिबल से 70 डेसिबल श्रव्य ह्रास वाला व्यक्ति अभिप्रेत है। वाक और भाषा दिव्यांगता से लेराइन रिएक्टोमी या अपलिया जैसी स्थितियों से अद्भुत स्थायी दिव्यांगता अभिप्रेत है जो कार्बनिक या तंत्रिका संबंधी कारणों के कारण वाक और भाषा के एक या अधिक संकटों को प्रभावित करती है। बौद्धिक दिव्यांगता से ऐसी स्थिति जिसकी विशेषता बौद्धिक कार्य, तार्किक शिक्षण, समस्या समाधान और अनुकूलित व्यवहार दोनों में महत्वपूर्ण कमी होना है, जिसके अंतर्गत दैनिक, सामाजिक और व्यवहारिक कौशलों की रेंज है, जिसके अंतर्गत बिना दृष्टि
विद्या दिव्यांगताओं से स्थिति का ऐसा विजातीय समूह अभिप्रेत है जिसमें भाषा को बोलने या लिखने की प्रक्रिया द्वारा आलेखन करने की कमी विद्यमान होती है, जो समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने, अर्थ निकालने या गणितीय गणना करने में कमी के रूप में सामने आती है। और इसके अंतर्गत बौद्धिक दिव्यांगता, डायस्लेक्सिया, डायस्ग्राफिया, डायस्कैलकुलिया, डायस्प्रेसिया और विकासात्मक अफेसिया जैसी स्थिति भी है। स्वप्रयणता स्पेक्ट्रा स्वीकार से एक ऐसी तंत्रिका विकास की स्थिति अभिप्रेत है जो विशिष्टतः जीवन के पहले 3 वर्ष में उत्पन्न होती है, जो व्यक्ति के संपर्क करने के संबंधों को समझने की और दूसरों से सम्मिलित होने की क्षमता को अत्यधिक प्रभावित करती है। और आमतौर पर यह अप्रायिक या घिसे पिटे कर्मकांडों या व्यवहार से सहबद्ध होता है। मानसिक व्यवहार, मानसिक रुग्णता से चिंतन, मनोदशा, बोध, अभिसंस्करण या स्मरण शक्ति का अत्यधिक विकार अभिप्रेत है, जो जीवन की साधारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समग्र रूप से निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता की पहचान करने की क्षमता या योग्यता को प्रभावित करता है, किंतु जिसके अंतर्गत मानसिक मंदता नहीं है, जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास रुकने या अपूर्ण होने की स्थिति है, विशेषकर जिसकी विशेषता बुद्धिमत्ता का सामान्य से कम होना है। दिव्यांगता के अन्य कारण चिरकारी तंत्रिका दशाएं जैसे बहुस्क्लेरोसिस से प्रभावित तंत्रिका प्रणाली रोग अभिप्रेत है, जिसमें मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिका के अक्ष तंतुओं के चारों ओर रीढ़ की हड्डियों की माइलिन से क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे डिमाइलिनेशन होता है और मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिका और रीढ़ की हड्डी की कोशिका के एक दूसरे के साथ संपर्क करने की क्षमता प्रभावित होती है। पार्किंसन रोग से कोई तंत्रिका प्रणाली का प्रगाम रोग अभिप्रेत है, जो कम पेशीय कठोरता और दिमाग कठिन संचालन द्वारा चिन्हांकित होता है, जो मुख्यतः मस्तिष्क के आधारीय कंडिका के अधपतन तथा तंत्रिका संचालन डोपामाइन के हाथ से संबंध है, मध्य आयु और वृद्ध व्यक्तियों को प्रभावित करता है। है रक्त विकृतियाँ हीमोफीलिया से एक आनुवंशिक रोग अभिप्रेत है, जो प्राय पुरुषों को ही प्रभावित करता है, किंतु इससे महिला द्वारा अपने नर बालकों को संचारित किया जाता है। इसकी विशेषता रक्त के थक्का जमने की साधारणतः क्षमता का नुकसान होना है, जिससे छोटे से छोटे घाव का परिणाम भी घातक रक्त स्त्राव हो जाता है। थैलेसेमिया से वंशानुगत विकृतियों का एक समूह अभिप्रेत है, जिसकी विशेषता हीमोग्लोबिन की कमी या अभाव है। सिक्कल कोशिका रोग से हीमोलाइटिक विकृतियाँ अभिप्रेत है, जो रक्त की अत्यंत कमी, पीड़ादायक घटनाओं और सब टिश्यू और अंगों को नुकसान से विभिन्न जटिलताओं से परिलक्षित होता है। हीमोलाइटिक लाल रक्त कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के नुकसान को निर्देशित करता है, जिसके परिणाम हीमोग्लोबिन का निकलना होता है। बहुत दिव्यांगता उपयुक्त एक या एक से अधिक विनिर्देशित दिव्यांगता है, जिसके अंतर्गत बधिरता, अंधता, जिससे कोई ऐसी दशा जिसमें किसी व्यक्ति का श्रव्य और दृश्य के समय हास के कारण गंभीर दशा विपरीत है। कोई अन्य प्रवर्ग जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाए। फिर है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005। एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन है? तो वो है प्रोफेसर यशपाल। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या था? बिना बोझ के सीखना, शिक्षा बिना बोझ रिपोर्ट 1994। यशपाल समिति के संदर्भ में विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिचर्या की रूपरेखा NCFSE 2000 की समीक्षा करने की आवश्यकता महसूस होने पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति और 21 राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन किया गया। संशोधित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या दस्तावेज का आरंभ रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति के एक उदाहरण से होता है। इसके आरंभिक अध्याय में स्वतंत्रता के बाद किए गए पाठ्यचर्या में सुधार प्रयासों की चर्चा की गई है। इस दस्तावेज में शिक्षा के कुछ व्यापक उद्देश्य चिन्हित किए गए, जिसमें सम्मिलित है विचार व क्रम की स्वतंत्रता, दूसरों की भलाई और भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता, नई परिस्थितियों का लचीलेपन और रचनात्मक तरीके से सामना करना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी की प्रवृत्ति, आर्थिक प्रक्रियाओं तथा सामाजिक बदलाव में योगदान देने हेतु काम करने की क्षमता। फिर है इस दस्तावेज में स्कूली पाठ्यचर्या के 4 सुपरिचित क्षेत्र भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का सुझाव दिया गया। पाठ्यचर्या का यह दस्तावेज 4 पाठ्यचर्या क्षेत्रों
काम, कला और पारस्परिक दक्षता, कार्य, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा एवं शांति की तरफ ध्यान आकर्षित करना निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? निगम की गतिविधियों को सुविधाजनक बनाना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया था? 2005। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 दस्तावेज ने पाठ्यचर्या के निर्माण के 5 मार्गदर्शक सिद्धांतों का प्रस्ताव रखा है जो निम्नलिखित हैं: ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन में जोड़ना, पढ़ाई रटन प्रणालियों से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना, पाठ्यचर्या का इस तरह संवर्धन किया जाए कि वह बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध हो, बजाय इसके कि वह पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनकर रह जाए। परीक्षा की अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। एक ऐसी अभिभावक पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय जनताएं समाहित हो। एनसीओ 2000 पल देता है करके सीखने पर। एनसीओ 2005 में पाठ्यचर्या निर्माण के 5 मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक सिद्धांत देके है सुनिश्चित किया जाए कि पढ़ाई रटन प्रणाली से पूरी तरह मुक्त हो, चूंकि बालक सक्रिय गतिविधि के जरिए ही अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करता है। इसलिए एनसीओ 2005 करके सीखने पर बल देता है अर्थात बालक या निगम को पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनाकर चहुमुखी विकास के अवसर पर उपलब्ध करवाया जाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। एनसीएफ 2005 के अनुसार भौतिक संसाधन में अपने आप में गुणवत्ता के द्योतक नहीं माने जा सकते। फिर भी सरकारी या स्थानीय संस्था द्वारा संचालित स्कूलों में भौतिक संसाधनों की अत्यधिक व दीर्घकालिक कमी, जिसमें मूल ढांचागत सुविधाओं की कमी भी शामिल है, गुणवत्ता को गंभीर रूप से सीमित करती है। योग्य व उत्साही शिक्षकों की उपलब्धता जो अध्यापन को कैरियर के विकल्प के रूप में देखते हैं, स्कूलों के सभी वर्ग में गुणवत्ता की एक आवश्यक शर्त है। 2005 के गुणवत्ता आयाम शीर्षक में यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि हमारे सहभागिता आधारित लोकतंत्र व संविधान में प्रतिस्थापित मूल्यों को सुदृढ़ करना वर्तमान में शिक्षा की सबसे बड़ी राष्ट्रीय चुनौतियों। इस चुनौती का सफलता से सामना करने का अर्थ कि हम गुणवत्ता और सामाजिक न्याय पाठ्यचर्या में सुधार का केंद्रीय बिंदु बनाए। अतः स्पष्ट है कि इस गुणवत्ता आयाम शीर्षक के उन बालकों के संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को अत्यधिक महत्व दिया गया है। और शांति के लिए चिंता, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक परिवर्तन के प्रति झुकाव को गुणवत्ता के मूलभूत तत्वों की ओर देखा जाना चाहिए। भारत में शिक्षा के सामाजिक संदर्भ में संबंधित चुनौतियों से निभाने के लिए ऐसे 2005 में किस बिंदु पर विचार विमर्श दिया गया है? तो सभी पर दिया गया है। ज्ञान की अवधारणा को विस्तृत करते हुए उसमें ज्ञान व नए क्षेत्रों को सम्मिलित करना, शैक्षिक कार्यों के चयन में समावेशी रवैया अपनाना, ऐसी शिक्षा शास्त्री अभ्यास जो सहभागिता को बढ़ावा देने के विषय में सजग हो। भारत में शिक्षा का सामाजिक संदर्भ अनेक चुनौतियां प्रस्तुत करता है, जैसे माता पिता की शिक्षा को लेकर महत्वाकांक्षा, स्थानीय गरीबी, असमान सामाजिक संबंध, पर्याप्त स्तरीय स्कूली शिक्षा की कमी, शिक्षा के उत्तरदायित्व का सरकार से हटकर समुदायों व परिवारों पर आना, SC/ST अल्पसंख्यक गरीब वर्गों की लड़कियों की शिक्षा तक पहुंच नहीं होना आदि। इन चुनौतियों से निपटने के लिए एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के साथ साथ विभिन्न खंडों में कुछ नए विचारों का समावेश किया गया है, जिसमें से प्रमुख है ज्ञान की अवधारणा को विस्तृत करना ताकि ज्ञान और अनुभव के नए क्षेत्र उसमें शामिल किए जा सके, शैक्षिक कार्यों के चयन में समावेशी रवैया अपनाना, ऐसे शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास जो सहभागिता को बढ़ावा देने के विषय में सजग होने अपनाना, आत्मविश्वास और आलोचनात्मक जागरूकता का विकास, पाठ्यचर्या से जुड़े निर्णयों के बारे में समुदाय से बातचीत करने से लेकर खुलापन। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? बच्चा ने एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना है। स्कूल के भीतर व बाहर दोनों जगह यह प्रक्रिया चलती रहती है। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना, प्रत्येक बालक स्वभाव से ही सीखने के लिए प्रेरित रहता है और उसमें सीखने की क्षमता होती है। प्रत्येक बालक व्यक्तिगत स्तर व दूसरों से भी विभिन्न तरीकों से सीख सकता है, जैसे अनुभवों के माध्यम से, स्वयं चीजें करने व सुगम बनाने से, प्रयोग करने से व पढ़ने से, विमर्श करके, पूछकर, सुनकर, उस पर सोचकर, मनन करके, लेखन के अभिव्यक्ति के जरिए। यदि बालक मानसिक रूप से तैयार नहीं हो और उसे पहले ही
उसे पढ़ा दे तो यह उसके सीखने की प्रवृत्ति को प्रभावित कर सकता है। सीखने की प्रक्रिया स्कूल के भीतर व बाहर दोनों जगह चलती है। सीखने की एक उचित गति हो ताकि विद्यार्थी रटकर बोलने के बजाय उसे समझ सके व आत्मसात कर सके। सीखना किसी मदरसा या उसके बिना भी हो सकता है। ऐसे 2005 के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के पहलू हैं तो यह अर्थ निकालना, अमूर्त सोच की क्षमता विकसित करना, विवेचना व कार्य। से 2005 के अनुसार अधिगम या सीखने की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण पहलू है अर्थ निकालना, अमूर्त सोच की क्षमता विकसित करना, विवेचन का कार्य। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किससे बेहतर मानते हैं? स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। ज्ञान स्थायी व दिया जाता है के बजाय ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। फिर है एनसीए 2005 के अनुसार रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में सीखना ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया। विद्यार्थी सक्रिय रूप में पूर्व प्रचलित विचारों में उपलब्ध सामग्री गतिविधियों अर्थात अपने अनुभव के आधार पर अपने विचारों के लिए ज्ञान की संरचना या रचना करते हैं। फिर है ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया एक सामाजिक पहलू भी है कि जटिल कार्य करने की लिए आवश्यक ज्ञान समूह परिस्थितियों में निहित। सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त एक बालक अपने ज्ञान का सर्जन स्वयं अपने द्वारा किए गए अनुभव द्वारा करता है। रचनात्मक परिप्रेक्ष्य निर्मित यह संकेत देती है कि हर विद्यार्थी व्यक्तिगत और सामाजिक तौर पर अर्थ का निर्माण करता है और इसी अर्थ निर्माण की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। 2005 के अनुसार रचनात्मक अधिगम परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की भूमिका होती है। उत्प्रेरक से 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। सुविधादाता रचनात्मक अधिगम की परिस्थिति के संदर्भ में शिक्षक हेतु उत्प्रेरक की भूमिका में होता है जो विद्यार्थी को अभिव्यक्ति के लिए और ज्ञान सर्जन के क्रम में व्याख्या विश्लेषण के लिए प्रोत्साहित करता है। 2005 के अनुसार अध्यापक की भूमिका सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र विभिन्न मुद्दों पर कौन से पहलुओं के संदर्भ या आलोचनात्मक चिंतन का अवसर प्रदान करती है? तो वह राजनीतिक है, सामाजिक है, आर्थिक और नैतिक है। फिर है विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र की विशेषताएं। यह है मुद्दों पर उनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक पहलुओं के संदर्भ में आलोचनात्मक चिंतन का अवसर प्रदान करता है। यह कुल विमर्श और विविध दृष्टिकोणों को प्रोत्साहित सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। कक्षा में शिक्षक व शिक्षार्थी की अंतःक्रिया की प्रकृति विवेचनात्मक होती है। 2005 में एक बालक की कौन सी बुनियादी क्षमताओं का उल्लेख किया गया है? भाषा का संबंध बनाना और कायम रखना, कार्य और क्रिया संबंधी क्षमता। बुनियादी क्षमताएं यह क्षमताएं भी होती है जो बौद्धिक विकास, मूल्यों और कौशल संबंधी वृहद आधार तैयार करती है। भाषा अभिव्यक्ति के अन्य माध्यम निर्माण और दूसरों के साथ बताने के आधार तैयार करते हैं। बच्चों के लिए भाषा का विकास अस्मिता बोध के विकास और दूसरों के साथ जुड़ने की क्षमता के विकास का समानार्थी होते हैं। समान प्रकृति एवं स्वयं के साथ संबंध बनाना एवं कायम रखना यह नैतिकता का भी आधार है। कार्य एवं क्रिया संबंधी क्षमताएं। ऐसे 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम में ज्ञान के अभिगम संबंधी सिद्धांत की चर्चा नहीं की गई है। प्रश्न करने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना। पाठ्यक्रम में ज्ञान के अभिगम के संबंधी कुछ सिद्धांत सामाजिक यथार्थ और परिवेश के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास, शिक्षण के विविध पक्षों में अंतर संबंध देखना और ज्ञान में अंतर्निहित जुड़ाव को समझना, जांच के खुला एपन उपयोगिता को पहचानना और तथ्यों की अस्थायी प्रकृति को समझना, स्थानीय ज्ञान और स्थानीय क्षेत्र के रिवाजों और प्रथाओं के साथ जुड़ना और जहाँ भी संभव हो उन्हें स्कूली ज्ञान के साथ जोड़ना, प्रश्न को प्रोत्साहन देना और नए प्रश्नों की तरफ बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करना, कक्षाई प्रक्रिया में समानता के मुद्दों के प्रति संवेदनशील होना और रूढ़िबद्ध धारणाओं व भेदभाव के प्रति सजग होना, कल्पनाशीलता का विकास और कल्पना एवं अतिकल्पना को सजीव रखना। इनसे 2005 में बच्चे पढ़ना क्यों नहीं सीखते? शीर्षक में किन कमियों अथवा कमजोरियों पर चर्चा नहीं की गई? स्थानीय ज्ञान परंपराओं के प्रति अरुचि की। बच्चा पढ़ना क्यों नहीं सीखते? शिक्षक कई बार शिक्षा शास्त्र के बुनियादी कौशलों में कमजोर होते हैं, यानी इस समझ की उनमें कमी पाई जाती है कि कहाँ विद्यार्थी समझ रहा है व कहाँ उपयुक्त प्रश्न पूछ रहा है। शिक्षक की कई बार पढ़ना सीखने की प्रक्रिया की समझ का अभाव होता है, जिसमें नीचे से ऊपर की ओर की जाने वाली प्रवृत्ति होती है, जिसमें पहचान और पाठ के अर्थ निर्माण की प्रक्रिया शामिल होती है। शिक्षक में कई बार कक्षा प्रबंधन के कौशलों का भी अभाव होता है। शिक्षा का ध्यान बालक की गलतियों पर अधिक होता है, न कि कल्पनाशीलता और अभिव्यक्ति पर। सेना पूर्व प्रशिक्षण शिक्षकों को पठन की
शास्त्र की तैयारी के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं देता है एवं न ही सेवा काल के दौरान होने वाले प्रशिक्षणों की में इस मुद्दे पर ध्यान दिया जाता है। पाठ्य पुस्तक के तदर्थ आधार पर तैयारी की जाती है जिसमें पठन को लेकर कोई सुसंगत नीति नहीं होती। वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे, विशेषकर प्रथम पीढ़ी के विद्यार्थी, शिक्षकों द्वारा स्वयं को स्वीकार्य नहीं समझते और स्वयं को पाठ्य पुस्तकों से जोड़ नहीं पाते। फिर है एनसीएफ 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रिया की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्नलिखित में से किसे सूचीबद्ध किया गया है तो वे महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए। फिर शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोणों और कौशलों पर बल देती है जो प्रकृति और जीवन के मध्य सामंजस्य बिठाने के लिए आवश्यक हो। शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनुशंसित गतिविधियाँ स्कूल में विशेष क्लबों और रीडिंग रूम की स्थापना की जाए जो शांति संबंधी समाचारों पर और ऐसी घटनाओं पर केंद्रित हो जो सामाजिक न्याय और समानता के विरुद्ध हो। ऐसी फिल्मों की सूची तैयार की जाए जो न्याय और शांति के मूल्यों को बढ़ावा देती हो एवं उन्हें समय समय पर स्कूल में दिखाया जाए। शिक्षा में शांति के प्रयासों में मीडिया को सहयोगी बनाया जाए। प्रमुख पत्रकारों को बच्चों को संबोधित करने के लिए बुलाया जाए। बच्चों के विचार महीने में कम से कम एक बार छापे। स्कूलों में धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता के उत्सवों का आयोजन किया जाए। ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जाए जिससे महिलाएं के प्रति सम्मान और उत्तरदायित्व की भावना का विकास हो। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है क्योंकि यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे। भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए। यह बालकों को अपने विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा। 2005 के अनुसार बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का विकास करती है। बहुभाषिकता भारत के भाषा परिदृश्य का विशेष लक्षण है। भाषा का संसाधन के रूप में उपयोग कक्षा की कार्यनीति का हिस्सा बनाना तथा उसे लक्ष्य के रूप में रखना भाषा शिक्षण का कार्य करना। यह केवल उपलब्ध संसाधन का बेहतर इस्तेमाल ही नहीं बल्कि इससे यह भी सुनिश्चित हो सकता है कि हर बच्चा स्वीकार्य और सुरक्षित महसूस करे। भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर कोई भी बालक पीछे नहीं छूट जाए। विद्यार्थियों की भाषिक क्षमता की पहचान से उनका स्वयं के और अपने सांस्कृतिक जड़ों के प्रति विश्वास को प्रोत्साहन मिलेगा। निश्चय 2005 के अनुसार आरंभिक स्कूली शिक्षा का पहला सरोकार है बल्कि भाषा क्षमता के विकास से। बालक की आरंभिक शिक्षा के दौरान स्कूल का पहला सरोकार उसकी भाषा क्षमता के विकास से है। इसमें शामिल है अभिव्यक्ति और साक्षरता संबंधी क्षमता, भाषा की रचना, सोचना, दूसरों से संप्रेषण में भाषा का उपयोग है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा के माध्यम से अधिकाधिक शिक्षण के अवसर मिले, चाहे विद्यार्थियों की संख्या कम हो जैसे आदिवासी समूह तथा छोटे समूह। फिर एनसीएफ 2005 के अनुसार मूल्यांकन का प्रयोजन नहीं है तो वह बच्चों को डर के दबाव में अध्ययन के लिए प्रेरित करना, अधिगम की कठिनाइयों और समस्या क्षेत्रों की पहचान करना, उन बच्चों को पहचानना जिन्हें औपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है। मूल्यांकन का यह प्रयोजन नहीं है। बच्चों को डर के दबाव में अध्ययन के लिए प्रेरित करना, बच्चों को नाम देना जैसे धीमी गति से सीखने वाला, होशियार, समस्यात्मक विद्यार्थी। ऐसे विभाजन अधिगम की सारी जिम्मेदारी विद्यार्थी पर डाल देते हैं और शिक्षा शास्त्र की भूमिका पर से हटा देते हैं। उन्हें बच्चों को पहचानना जिन्हें उपचारात्मकता शिक्षण आवश्यकता है। इसमें औपचारिकता आकलन की परीक्षा किए बिना शिक्षक शिक्षण के दौरान ही शिक्षा शास्त्रीय योजना और व्यक्तिगत ध्यान देकर यह कर सकता है। अधिगम की कठिनाइयों और समस्या क्षेत्रों की पहचान कर सकता है। समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों, पूरा समय नियमित कक्ष में शिक्षित करना है। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। समावेशी शिक्षा द्वारा समावेशित शिक्षा से अभिप्राय है कि विशेष बालकों, पिछड़े, वंचित, निःशुल्क व अन्य को सामान्य विद्यार्थियों के साथ एक कक्ष में एक साथ शिक्षा दी जाए जिससे उन्हें सामान्य विद्यार्थियों की तरह आगे बढ़ने का अवसर मिले और उनमें स्वयं को लेकर हीन भावना का एहसास न हो। समावेशी शिक्षा का मतलब सबको समाविष्ट करने से है। विकलांगता एक सामाजिक जिम्मेदारी इसे स्वीकारना है। सभी विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश को रोकने की कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। बच्चे फेल नहीं होते
वे केवल स्कूल की असफलता दर्शाते हैं। अंतरों की स्वीकृति, विविधता का उत्सव। समावेशन केवल विकलांगों लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है किसी भी बच्चे का बहिष्कार न होना भी है। मानवीय अधिकार सीखे और मानवीय त्रुटियों पर विजयी पाई। विकलांगता समाज द्वारा निर्मित है, इसे तोड़े, प्रावधान करे, बाधाएं न गढ़े, बच्चों की जरूरतों के साथ सामंजस्य बिठाए, भौतिक, सामाजिक तथा व्यवहार संबंधी बाधाएं दूर करे। सहभागिता हमारी शक्ति है, जैसे स्कूल समुदाय की, स्कूल शिक्षक की, शिक्षक बच्चों की, बच्चों की, शिक्षक अभिभावकों की, स्कूली तंत्र एवं अन्य तंत्रों की सहभागिता। शिक्षण के सभी अच्छे व्यवहार समावेशन के व्यवहार है। साथ मिलकर पढ़ना प्रत्येक बच्चे के लिए लाभदायक है। सहारा देने वाली सेवाएं आवश्यक सेवाएं हैं। यदि पढ़ना चाहते हैं तो बच्चे तुझसे सीखें, उनकी कमियों को नहीं बल्कि शक्तियों को पहचाने, आपस में आदर भाव, परस्पर निर्भरता बढ़ाए। निम्न में से कौन सा तरीका विज्ञान विषयों को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है? अमूर्तता के द्वारा विषयों को सीखना, उच्च प्राथमिक स्तर पर ज्ञान विषय को समझना, परिचित वास्तविक अनुभवों द्वारा विज्ञान के सिद्धांत सीखना, हाथों से सरल तकनीकी इकाइयाँ, मॉडल रेखा चित्र आदि बनाना, सामूहिक क्रियाकलाप, दोस्तों एवं अध्यापकों के साथ विमर्श, सर्वेक्षण, आंकड़ों का नियोजन, अर्थात अवलोकनों को दर्ज करना और स्कूल तथा आस पड़ोस के क्षेत्र में प्रदर्शनियों द्वारा इसका प्रदर्शन आदि समझने हेतु शिक्षण प्रणाली के प्रमुख अंग होने चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुझावों को सुझाया गया है? कक्षा 10th की परीक्षा ऐच्छिक। ऐसे 2005 ने परीक्षा प्रणालियों और अधिक मुक्त, लचीला, रचनात्मक और सरल बनाने की वकालत करते हुए निम्न सलाह दी है। किसी भी परिस्थिति में बोर्ड या राज्य स्तर परीक्षाएं आयोजित नहीं की जानी चाहिए, जैसे कक्षा 5, 8, 11वीं के स्तर पर बोर्ड को दूरगामी कदम के तौर पर कक्षा 10th की परीक्षाओं को भी वैकल्पिक या ऐच्छिक बना देना चाहिए। जो कि बोर्ड प्रमाण पत्र नहीं चाहते, वे इसके बदले में आंतरिक परीक्षा में हिस्सा ले सकें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? खुली पुस्तक परीक्षा, सतत, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन। एनसीए 2005 का प्रस्ताव है कि मूल्यांकन प्रणाली आधारित होनी चाहिए ग्रेड पर। एनसीए 2005 में परीक्षा हॉल में कागज कलम से ली गई परीक्षा के अलावा मूल्यांकन के बहुविध रूप करने का सुझाव दिया गया है, जिसमें से यह प्रमुख है: मौखिक परीक्षा व समूह कार्य मूल्यांकन को बढ़ावा दिया जाना, खुली पुस्तक परीक्षा तथा लचीले और समय सीमा रहित परीक्षा को देश भर में प्रायोगिक तौर पर लागू किए जाने की जरूरत बताई। सीखने में आने वाली कठिनाइयों के निदान, उपचार और अध्ययन में सुधार हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया, अंक प्रणाली की जगह ग्रेड प्रणाली मूल्यांकन की अनुशंसा की गई। एनसीए 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य था, तो वह सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। एनसीए 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने को उद्देश्य है, तो वह सांस्कृतिक विरासत की सराहना। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा के विद्यालयी शिक्षा में जोड़ने के उद्देश्य अपने अनूठी सांस्कृतिक पहचान को उसकी विविधता और समृद्धता सहित बचाए रखना, विद्यार्थियों में व्यक्तित्व और सृजनात्मकता विकसित करने हेतु कला का अध्ययन न केवल ज्ञान को समृद्ध करेगा, बल्कि वह स्कूल के बाद बाहर भी जीवन भर उसके काम आएगा। संगीत, नृत्य और नाटक विद्यार्थी के आत्मबोध, उनके ज्ञानात्मक और सामाजिक विकास में सहायक होते हैं। एनसीए 2005 के अनुसार 10वीं व 11वीं के छात्रों के लिए कुल गृह कार्य के समय सिफारिश है 2 घंटे प्रतिदिन। कुल गृह कार्य समय: प्राथमिक कक्षा 2 तक कोई गृह कार्य नहीं, कक्षा 3 से 2 घंटे प्रति सप्ताह, उच्च प्राथमिक 1 घंटा प्रतिदिन, 5 से 6 घंटा प्रति सप्ताह, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 2 घंटे प्रतिदिन, 10 से 12 घंटे प्रति सप्ताह। शिक्षकों को मिलाकर योजना बनाने व गृह कार्य की मात्रा को विवेकशील बनाने की आवश्यकता है। 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य बालक के चिंतन का गणितीकरण करना। 2005 के अनुसार स्कूल में गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य है बच्चे के विचार प्रक्रिया थ्रू थॉट प्रोसेस का गणितीकरण करना। डेविड व्हीलर के अनुसार सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी गणितीकरण कैसे किया जाए। जॉर्ज पोलिया के अनुसार गणित शिक्षण के उद्देश्य हैं, तो गणितीय शिक्षण के उद्देश्य हैं: पहला है गुड एंड नैरो एम, अच्छा व संकीर्ण उद्देश्य, रोजगार योग्य ऐसे वयस्कों का निर्माण करना जो सामाजिक एवं आर्थिक विकास में योगदान दे सके।
लाभप्रद क्षमताओं का विकास विशेषकर अंक ज्ञान, संज्ञा ज्ञान, सांख्यिक क्रियाएं, माप, दशमलव, प्रतिशत, अनुपात, मित, भिन्न आदि संख्यात्मक क्षमताएं। हायर एम बच्चे के आंतरिक संसाधनों इनर रिसोर्सेस का विकास करना, गणितीय ढंग से सोच सके व तर्क कर सके, मान्यताओं या अनुमान से तार्किक निष्कर्ष निकाल सके, अमूर्त को समझ सके एवं उनके व्यवहार में ला सके, समस्याओं को सूत्रबद्ध और उनका हल ढूंढने की क्षमता का विकास। फिर है चैप्टर नंबर 12 जो कि क्रियात्मक अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। निम्न में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन पोरे से संबंधित है? क्रियात्मक अनुसंधान। शिक्षा के लिए क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया है? तो स्टीफन कोवे। मौलिक अनुसंधान इसमें नए तथ्यों तथा नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है, जिसे अधिगम का सिद्धांत। व्यवहारिक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान का अनुप्रयोग जब व्यवहारिक रूप से किया जाता है तो यह व्यवहारिक अनुसंधान कहलाता है। जैसे अधिगम के सिद्धांतों का अनुप्रयोग बालकों के शिक्षा के क्षेत्र में करना। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध का लक्ष्य शैक्षिक समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना तथा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर अपने कार्य पद्धति में अपेक्षित सुधार लाना। वह अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है। स्टीफन कोरे के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसा अनुसंधान है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय व क्रियाओं में निर्देशन, सुधार एवं मूल्यांकन करते हैं। निम्न में से कौन सा क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है? क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। फिर ये क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? समस्याओं का हल अभ्यास में लाया जाता है, उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है एक सोच जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके। एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्या का कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता एवं महत्व है। यह विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक प्रणाली में सुधार लाने हेतु अध्यापकों तथा शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों द्वारा किया जाता है। विद्यालय में व्याप्त यांत्रिकता व रूढ़िवादिता के वातावरण को समाप्त करने में सहायक। विद्यालय स्तर अथवा स्थानीय ये स्तर पर रोजमर्रा की समस्या हो या कोई विशेष समस्या उसके समाधान हेतु क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। यह त्वरित चिंताजनक समस्या पर केंद्रित होता है और इससे समस्याओं का हल भी शीघ्र से प्राप्त हो जाता है। समस्या हमारे हल भी हमारे यह क्रियात्मक अनुसंधान का मूल आधार है, अर्थात इसमें उपभोक्ता स्वयं अनुसंधान करता है। फिर यह रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है, जैसे उद्देश्य और प्रणाली में खुला परिवर्तन, अनुभूत समस्याओं का वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त समाधान ही क्रियात्मक शोध या अनुसंधान है, अर्थात वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में सहयोग करता है। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्या के कारणों पर आधारित होता है। क्रियात्मक अनुसंधान है क्रियात्मक अनुकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन। निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा बनने वाले में से कौन सा एक कदम नहीं है? तो वह है गतिशील दृष्टिकोण। क्रियात्मक अनुसंधान के चरण या सोपान। समस्या की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। समस्या की पहचान करते समय यह जानकारी देता है कार्य क्षेत्र। समस्या का शोधकर्ता के कार्य क्षेत्र से सीधा संबंध, समस्या का समाधान स्वयं किया जा सके। गुणवत्ता, समस्या के समाधान से कार्य सरल गुणवत्तापूर्वक होगा। फिर मूल्यांकन, समस्या समाधान के पश्चात कार्य प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके। समस्या का समाधान कम समय में प्रस्तुत किया जा सके। फिर यह समस्या की परिभाषीकरण एवं सीमांकन, डिफाइनिंग एंड डिलिमिटिंग ऑफ प्रॉब्लम। समस्या की पहचान
कर लेने के पश्चात दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है कि उसे विश्लेषित कर उसका मुख्य स्वरूप निश्चित किया जाए तथा मुख्य बिंदु निश्चित किया जाए जिससे समस्या का अध्ययन विधिवत हो सके। इस क्रिया को ही समस्या का परिभाषीकरण एवं सीमा अंकन कहते हैं। समस्या के संभावित कारणों का विश्लेषण, एनालाइजिंग द कॉज एलिमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। इस सोपान में क्रियात्मक अनुसंधान हेतु समस्या के अधिकतम कारणों की पहचान की जाती है वह उन कारणों को पृथक कर दिया जाता है जो अनुसंधानकर्ता की सीमा से परे हो। फिर फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण है। यह परिकल्पनाएं अनुसंधान को दिशा प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त इसके द्वारा समस्या का समाधान प्राप्त करने का संकेत मिलता है। क्रियात्मक परिकल्पनाओं की विशेषता परीक्षणीय या सत्यापन, परभागत उपयोगिता, सदस्य स्पष्ट युक्त, समस्या से संगत, अधिकार क्षेत्र का ज्ञान, मित व्यवस्था, पूर्व स्थापित सिद्धांतों से समर्थित, अनुसंधानकर्ता की क्षमताओं के अनुकूलन। फिर है परिकल्पना के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त रूपरेखा तैयार करना, डेवलपिंग ए सुटेबल डिजाइन फॉर इवोल्यूशन ऑफ हाइपोथेसिस या प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन, एक्शन प्रोग्राम एंड फाइनल इवोल्यूशन। यह चरण अनुसंधान को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है क्योंकि इसी चरण में संपूर्ण अनुसंधान कार्य पूर्णतः वैज्ञानिक प्रकृति का हो जाता है। इस रूपरेखा में निम्न तथ्यों को समावेशित किया जाता है। परिकल्पना के परीक्षण हेतु जिन क्रियाओं को प्रारंभ करना है इस बात का स्पष्ट उल्लेख करता है। इन क्रियाओं को क्रियान्वयन हेतु जिस विधि का उपयोग किया जाता है उसे भी इस रूपरेखा में उल्लेखित किया जाता है। क्रियाओं के संपादन में लगने वाले साधनों में अनुमानित समय का उल्लेख भी इस रूपरेखा में होता है। क्रियात्मक परिकल्पना के संबंध में अंतिम निर्णय तथा उसका आधार निरूपित करना है। फाइनल डिसीजन अबाउट एक्शन हाइपोथेसिस एंड इट्स बेसिस। इस चरण में परिकल्पना का परीक्षण करने के पश्चात निष्कर्ष निकाला जाता है और निष्कर्ष में प्राप्त परिणामों के आधार पर किसी परिकल्पना को सही या गलत बताया जाता है। यदि वह परिकल्पना अपने अंतर्गत संपादित क्रिया से लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग होती है तो यह परिकल्पना सहयोगी तथा लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर पा रही हो तो गलत व अस्वीकृत होगी। यदि परिकल्पना अस्वीकृत हो जाए तो फिर से नई परिकल्पना का निर्माण किया जाता है, फिर उसका परीक्षण करके निष्कर्ष निकाला जाता है। इनमें से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है? परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन का प्रभाव। क्रियात्मक अनुसंधान हेतु उपयुक्त समस्याएं, विद्यालय प्रबंध में संबंधित समस्याएं। फिर है शिक्षण से संबंधित समस्याएं, पाठ्य सहगामी क्रियाओं से संबंधित समस्याएं, मूल्यांकन से संबंधित समस्याएं। उक्त क्वेश्चन में ऑप्शन ए बी की समस्या का संबंध शिक्षण संबंधित से है, डी की समस्या का संबंध पाठ्य सहगामी क्रिया से संबंधित है, जबकि सी और डी समस्या इनसे जुड़ी हुई नहीं है। अतः परंपरागत विधि पर कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन का प्रभाव क्रियात्मक अनुसंधान हेतु उपयुक्त नहीं है। फिर है क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है रूपांतरी कार्य। फिर है क्रियात्मक अनुसंधान उद्देश्य विद्यालय व कक्षा की कार्य प्रणाली में सुधार लाना। मौलिक अनुसंधान है नए तथ्यों व नए सिद्धांतों को प्रतिपादन करना। शोधकर्ता का समस्या से प्रत्येक संबंध है क्योंकि वह अध्यापकों, शिक्षक प्रबंधकों एवं शैक्षिक प्रशासकों द्वारा किया जाता है। शोधकर्ता का समस्या से प्रत्येक संबंध नहीं होता। समस्याएं अनुभवजन्य होती है। समस्या का चयन वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है। परिकल्पनाओं का प्रतिपादन समस्या के कारणों के विश्लेषण पर आधारित होता है। परिकल्पनाओं का प्रतिपादन पूर्व शोध के निष्कर्षों, सिद्धांतों एवं अनुभवों पर आधारित होता है। इसकी रूपरेखा लचीली होती है इसलिए शोधकर्ता को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी रूपरेखा लचीली नहीं होती इसलिए शोधकर्ता को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। न्यायादर्श प्रतिदर्श या नमूना का चयन उद्देश्य के अनुरूप होना। न्यायादर्श प्रतिदर्श नमूने का चयन वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है। प्रदत्त डाटा के विश्लेषण में सरल सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। प्रदत्तों के विश्लेषण में उच्च संख्या की परिविधियों का प्रयोग किया जाता है। कार्य क्षेत्र की समस्या के समाधान का व्यवहारिक रूप होता है। सामान्यीकरण नए तथ्यों, सत्यों एवं सिद्धांतों के रूप में होता है। शोधकर्ता स्वयं यह निर्णय देता है कि समस्या के समाधान में सफलता कहाँ तक मिलती है। शोधकर्ता को सफलता मिलने पर पुनर्परीक्षण मिलता है। इसमें मूल्यांकन भाव यह होता है विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है तथा अच्छे कार्य के लिए उपाधि प्रदान की जाती है। समय कम लगता है, क्षेत्र सीमित व स्थानीय। समय अधिक लगता है, क्षेत्र अधिक व्यापक एवं विस्तृत। अनुसंधान निष्कर्ष स्थानीय परिवेश में उपयोगी होते हैं। अनुसंधान निष्कर्ष व्यापक दूरगामी होते हैं। फिर है निःशुल्क
एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम 2009। भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन द्वारा शिक्षा अधिकार सम्मिलित किया गया है? तो वो है 86वां संशोधन। बालकों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 में देश में लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2010। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो वो आता है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इसका आंसर है ए 2009। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86वां संशोधन अधिनियम संसद द्वारा अगस्त 2009 में पारित हुआ। राष्ट्रपति की संतुष्टि प्राप्त होने के बाद तुरंत बाद इसे 1 अप्रैल 2010 के संपूर्ण देश में जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू किया गया है। बालकों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? तो वह है 10 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था। आरटीआई अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा। आरटीआई अधिनियम 2009 किस आयु के समूह के बालकों के लिए लागू किया गया है? 6 से 14 वर्ष। बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 में निम्न बातों पर ध्यान दिया जाता है। यह 6 से 10 वर्ष तक की आयु के बालकों को उसके या उसकी कक्षा 1 से कक्षा 8 तक प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। यह अधिनियम शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हता, शिक्षकों के प्रशिक्षण की सुविधा, छात्र शिक्षक अनुपात, विद्यालय कार्य दिवस और कार्य घंटों से संबंधित मान व मानकों का निर्माण करता है। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालकों से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा व न ही उन्हें किसी शुल्क अथवा खर्च की वजह से प्राथमिक शिक्षा लेने से रोका जा सकेगा। यदि 6 से अधिक कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी कारणवश विद्यालय नहीं जा पाता है तो उसे शिक्षा के लिए उसकी उम्र के अनुसार उसी कक्षा में प्रवेश दिलवाया जाएगा। फिर है इस अधिनियम के प्रावधान को क्रियान्वित करने के लिए संबंधित सरकार तथा स्थानीय प्रशासन को यदि आवश्यक हुआ तो विद्यालय खोलना होगा। इस अधिनियम के प्रावधानों को अमल में लाने के लिए जिम्मेदारी केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों की है तथा इसके लिए होने वाले खर्च भी इनकी समवर्ती जिम्मेदारी रहेगी। सरकार विद्यालयों तो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे ही, निजी और विशेष श्रेणी वाले विद्यालयों को भी आर्थिक रूप से निर्बल समुदाय के बच्चों के लिए कक्षाओं में 50% स्थान आरक्षित करना होगा। किसी भी बालक को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा या उसका मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। बच्चों के समझने की शक्ति और उससे उपयोग करने की योग्यता का व्यापक एवं सतत मूल्यांकन किया जाएगा। किसी भी बच्चे को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा तथा प्रारंभिक शिक्षा पूरी किए जाने तक निष्कासित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक बच्चे की शिक्षा ग्रहण करने के सामर्थ्य का निर्धारण किया जाएगा और तदनुसार अपेक्षित अतिरिक्त शिक्षण प्रदान किया जाएगा। बाल अनुकूलन और बाल केंद्रित रीति में क्रियाकलापों, खोज और प्रकटीकरण द्वारा शिक्षण प्रदान किया जाएगा। श्रमिकों के बालकों, घुमंतु बालकों, बाल मजदूरों, प्रवासी बच्चों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों या फिर सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई अथवा जेंडर कारकों की वजह से शिक्षा से वंचित बालकों के परिवेश को सुनिश्चित करवाना और शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 2002 में संविधान में 86वां संशोधन किया गया। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान है। अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 10 वर्ष बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 45 नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत राज्यों को बच्चों की 6 वर्ष की आयु तक शुरुआती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था का प्रयास करना होगा। अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत 6 से 10 वर्ष की आयु के बालकों के माता पिता या अभिभावक या संरक्षक को शिक्षा हेतु अवसर उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। फिर है आरटीआई अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा? मान्यता। आरटीआई अधिनियम 2009 की धारा 18 के अनुसार कोई भी नया स्कूल बिना सरकार की पूर्वानुमति और मान्यता प्रमाण पत्र के नहीं खोला आ सकेगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किसी कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता। पल्स पोलियो कार्यक्रम में आरटीआई अधिनियम 2009 की धारा 27 गैर शैक्षिक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभियोजित किए जाने का प्रतिषेध किया गया है, परंतु कुछ कार्यों के लिए
छूट भी दी है जो निम्नलिखित है। 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनसंख्या की गणना में आपदा राहत कार्यों में, चुनाव संबंधी कार्यों में, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा। सारे ये विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय का पूरा करना होगा। फिर है शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं। शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना। धारा 24 की उपधारा 1 के आर्टिकल 2009 के अनुसार अध्यापक के दायित्व है विद्यालय में उपस्थित होने वाले नियमितता व समय पालन, पाठ्यक्रम व संचालन का कर उसे पूरा करना, विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना, प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने के सामर्थ्य का निर्धारण करना, अर्थात बालक अधिकतम क्षमता को समझकर उसकी जरूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुबोध प्रदान करना चाहिए, माता पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठकें करना और बालक के बारे में उपस्थित नियमितता शिक्षा ग्रहण करने का सामर्थ्य, शिक्षण में की गई प्रगति और किसी अन्य सुसंगत जानकारी के बारे में उन्हें अवगत कराना, ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो विहित किए जाए। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 28 के अनुसार शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन का प्रतिषेध किया गया है। फिर है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को निर्देशित किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थी की संख्या 2 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा 40। फिर है आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं 45। शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं 45 पे। शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटे का कार्य। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के लिए विद्यार्थी अनुपात होना चाहिए तो वो है 35:30:1। 9 फरवरी 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ये पत्र के अनुसार प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी शिक्षा अनुपात 30:1 सुनिश्चित किया गया है। उच्च प्राथमिक स्तर पर यह है 35:1 सुनिश्चित किया गया। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक स्तर पर यह 30:1 रहेगा। फिर है विद्यालय के लिए मान और मानक। पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक प्रवेश किए गए बालक 60 तक, शिक्षकों की संख्या 2, 1 से 90 तक 3 शिक्षक, 91 से 120 तक 4 शिक्षक, 120 से 200 तक 5 शिक्षक। फिर बात में है 150 बालकों से अधिक 5+1 प्रधान अध्यापक होना चाहिए। फिर 200 बालकों से अधिक छात्र, शिक्षक अनुपात 1:40 से अधिक नहीं हो प्रधान अध्यापक को छोड़कर, 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा तक। फिर है कम से कम प्रति कक्षा 1 शिक्षक इस प्रकार होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए कम से कम 1 शिक्षक होंगे। विज्ञान और गणित, सामाजिक अध्ययन, भाषा। प्रत्येक 35 बालकों के लिए कम से कम 1 शिक्षक। जहां 100 से अधिक बालकों को प्रवेश दिया गया है वहां एक पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक, हेड टीचर। निम्नलिखित के लिए अंशकालिक शिक्षक, कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, कार्य शिक्षा। भवन, सभी मौसम वाले भवन जिसमें निम्नलिखित होंगे। प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम 1 कक्षा और 1 कार्यालय, सह भंडार, सह प्रधान अध्यापक हो। बाधा मुक्त पहुंच, लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक शौचालय, सभी बालकों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त भोजन सुविधा जहां दोपहर का भोजन विद्यालय में पकाया जाता है वह एक रसोई होना। खेल मैदान, सीमा दीवार पर बाढ़ द्वारा विद्यालय भवन की सुरक्षा। एक शैक्षिक वर्ष में कार्य दिवसों शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या। कक्षा 1 से 5 तक 200 कार्य दिवस, 800 शिक्षण घंटे प्रति शैक्षणिक वर्ष। घंटों की न्यूनतम संख्या। कक्षा 6 से 8 तक 220 कार्य दिवस, 1000 शिक्षण घंटे प्रति शैक्षणिक वर्ष। शिक्षण के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या 45 शिक्षण घंटे, जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी शामिल है। अध्यापन शिक्षण उपस्कर प्रत्येक कक्षा के लिए अपेक्षानुसार उपलब्ध कराए जाएंगे। पुस्तकालय, प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय होगा जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं और सभी विषयों पर पुस्तकें जिनके अंतर्गत कहानी की पुस्तकें भी उपलब्ध होंगी। खेल सामग्री और खेल और क्रीड़ा उपस्कर प्रत्येक कक्षा को अपेक्षानुसार उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसी के साथ ये कंप्लीट होता है पूरा साइकोलॉजी। आगे हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।